सोलो लेवलिंग एपिसोड 9। भाई साहब काफी खतरनाक फाइटिंग है इस वाले एपिसोड में, बहुत ज्यादा खतरनाक फाइटिंग है। मतलब ऐसी अभी तक तो नहीं देखी है। तो सीधा सबसे पहले रिकैप करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जीजू आइलैंड की रेड चालू हो चुकी है, जिसमें हमारे हंटर्स जापानीज और कोरिया मिलके उन एंड्स पे हमला करते हैं। एंड अपने कोरिया वाले तो क्वीन के बिल में भी घुस जाते हैं एंड क्वीन को ढूंढ भी लेते हैं एंड उस पे हमला भी चालू कर देते हैं। और बाहर साइड जो जापानीज टीम वाले हैं वो एंड्स को रोके हुए हैं, जिससे वो क्वीन के पास ना जा पाए। अब आगे, और जैसे कि हमें पता है कि ये जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, लड़ाई हो रही है, रेड हो रही है, इस पूरी रेड को पूरी दुनिया लाइव देख रही है टीवी चैनल पे, क्योंकि वहां पे टीवी चैनल वाला भी एक बंदा गया है। तो क्या हुआ कि इस चीज को इतने ज्यादा व्यूज मिले, वहां पे इतने सारे लोगों ने देखा कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। और वहां आइलैंड में अंदर तरफ क्वीन के बिल में, जैसे हमारे कोरियन वाले बंदे क्वीन को ढूंढ लेते हैं तो उनपे हमला चालू करते हैं। तो सबसे पहले अपना मा डोंग वुक वो जाके क्वीन को पकड़ लेता है, जिससे कि वो हमला ना कर पाए और जो उसके गार्ड्स हैं उनको पहले मार सके बाकी की टीम। ऐसा करके वो ये सोचते हैं कि बॉडी गार्ड ही मेन बंदे हैं जिनको हमें हराना है, बाकी क्वीन तो ऐसा ही है, वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। तो ऐसा ही होता है, बाकी की टीम हमारे बॉडीगार्ड्स को मारने में बिजी हो जाती है एंड मारने में सक्सेसफुल भी होती है। कुछ कुछ बचे होते तो उनको मार रही होती है। बट यहाँ पे जो क्वीन है वो भी अब थोड़ा दम लगाना चालू करती है, मा डोंग वुक पे भारी होने का कोशिश करती है। लेकिन वहीं पे आ जाता है बेक्योन हू, जो कि उसकी थोड़ी हेल्प करता है। पर फिर भी क्वीन थोड़ी और दिक्कत देने लगती है, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देती है वो एंड क्वीन वाली। तो फिर क्वीन के पास चोई चोई आता है एंड अच्छे से भाई खबर ले लेता है क्वीन की, अपने फायर अटैक से बढ़िया तरीके से भूंज देता है, जिससे क्वीन काफी वीक हो जाती है। तो उनको लगता है कि भाई क्वीन का तो काम हो गया। तभी क्वीन वहां पे चिल्लाना चालू कर देती है, बहुत तेज चिल्लाती है, ऐसे चिल्लाती है जैसे कि वो किसी को बुला रही हो। एंड इसी के बाद हम देखते हैं कि वहां उस क्वीन के पास, उन लोगों के पास कई सारी एंड्स आ रही हैं। मतलब क्वीन ने उन सबको बुला लिया, पर तभी अपनी चाह इन उस क्वीन की गर्दन काट देती है, जिससे कि क्वीन चिल्लाना बंद हो जाती है एंड जिंदगी से ही बंद हो जाती है। एंड फिर वो लोग तुरंत वहां से भागने का फैसला करते हैं, क्योंकि कई सारी एंड्स आ रही हैं और काम इनका मेन हो चुका है। तभी उनको भाई साहब उनका दिमाग फट जाता है एकदम से। उनको बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी, मैजिकल एनर्जी फील होती है, जैसे कि उनके पास कोई बहुत पावरफुल बीस्ट आ गया हो। एंड सही में आ भी जाता है। एंड ये वही बंदा है जो कि अंडे से निकला था, जिसका जन्म होते हुए हमने देखा है। तो वही अब इनके पास आ गया है एंड आगे हमें वो बीस्ट देखने मिलता है कैसा दिखता है। एंड भाई साहब बंदे उसको देख के हिल तक नहीं पा रहे होते, इतनी मतलब फट चुकी होती है उनकी, उसकी एनर्जी फील करके। एंट वाला बीस्ट जाके सबसे पहले मरी हुई क्वीन एंट की गर्दन देखता है, उसके पास जाता है एंड फिर उसको देख के उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। तो उसको इतनी गुस्सा आती है, वो सबसे पहले जाता है चाह इनके पास एंड उसको एक देता है, जिससे कि वो दीवार में जा लगती है और मुंह से खून ही खून। फिर वो मा डोंग ओक के पास जाता है और उसके दोनों हाथ काट देता है। क्योनू के पास जाता है, उसको भी इंजर कर देता है। चोई जोंग इनको भी वो हर्ट कर देता है बुरी तरीके से। आगे हमें पता चलता है हमारा जो हीलर है, जो सबको हील कर सकता है, वो कहीं जाके छुप गया है और कहीं से छुप के वो अपनी टीम को हीलिंग प्रोवाइड कर रहा होता है और टीम के बाकी लोगों को एंड मा डोंग ओक को वो ठीक भी कर देता है काफी हद तक। और यही वो उसका प्लान होता है, चुपचाप वो हीलिंग प्रोवाइड करता रहेगा और बाकी बंदे लड़ते रहेंगे। एंड मा डोंग वुक ठीक होने के बाद फिर से लड़ने लगता है उसी बीस्ट से, लेकिन भाई साहब वो बीस्ट उसको धोबी पछाड़ देता है। तो मतलब इन लोगों का तो उस एंट वाले बीस्ट से कोई भी मैच नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहे वो लोग। एंड यहीं पे मिन ब्योंगू जो हमारा हीलर है, वो सोच रहा होता है कि जब तक मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूँ, अपनी एबिलिटी की मदद से, जब तक मैंने अपनी प्रेजेंस हाइड कर रखी है, जब तक हमारी टीम सेफ है, वो लड़ती रह सकती है, मैं उसको हील करता रहूंगा उन लोगों को। पर पता नहीं कैसे वो बीस्ट उसकी लोकेशन का पता लगा लेता है एंड उसके पास जाके पेट के अंदर हाथ डाल देता है उसके पीछे से। एंड सभी लोग, हमारी पूरी टीम चिल्लाती है। बेक्योन हू उसके मदद करने के लिए कूदता है, लेकिन बीस्ट उसको भी पकड़ लेता है और मिन ब्योंगू को तो वो अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर लेता है बीस्ट अपनी बॉडी में। एंड फिर वो बीस्ट बेक्योन से बोलता है, हमारी क्वीन तो गई, तुम्हारा किंग बताओ, तुम्हारा किंग कौन सा है, मैं उसको मारूंगा। एंड इतना ही बोलते साथ उस बीस्ट को फिर काफी पावरफुल प्रेजेंस फील होता है किसी का बाहर कहीं पे, तो वो वहीं पे जाता है उस प्रेजेंस को फॉलो करने, सोचता है कि वही इनका किंग होगा, अच्छा पावरफुल लग रहा होता है। तो एंड्स वगैरह भी उसके साथ जाती हैं फिर। एंड अब वो बंदा कौन है पता चलेगा भी आगे। बाहर तरफ जैसे ही कौन पेट्रोलिंग कर रहा है, गोटो ryuji सबसे पावरफुल जापानीज एस रैंक हंटर जो है, उनका लीडर, वो पेट्रोलिंग कर रहा है, अपनी टीम से बातें कर रहा है कि कैसी उनकी हालत है, कौन कौन जवाब नहीं दे रहा है, कौन कौन घायल है, कौन कौन मर चुके हैं। तो वो कंडीशंस वगैरह देख रहा है और उसको बाकी ये सब भी पता चल चुका है कि वहाँ कोरियन लोगों के पास पूरी एंड्स जा चुकी है और उन पे काफी खतरनाक खतरा है। इसलिए वो अपने हेडक्वार्टर्स से बात करता है एंड वो लोग भाई साहब प्लान करते हैं वहां से भाग जाने का। मतलब कोरियन हंटर्स को मरने के लिए छोड़ के वो लोग भाग जाना चाहते हैं। मतलब थोड़े बहुत हरामी निकल ही गए ये लोग भी। एंड जैसे ही वो लोग निकलने वाले होते हैं कि बीस्ट एंट वहीं पे पहुंच जाती है उन लोगों के पास। गोटो ryuji समझ जाता है कि ये तो भाई लड़ने ही आया है
तो कहता है कि बाकी लोगों से तुम निकल जाओ, मेरे को लड़ना पड़ेगा इससे। एंड वो हमारा एंट वाला जो बीस्ट है वो गोटो ryuji से पूछता है क्या तुम किंग हो। पता नहीं उसका क्या दिमाग चल रहा होता है, बोल रहा है कि हाँ मैं किंग हूँ बस। तो फिर हमारा वो एंट वाला बीस्ट आ जाता है फॉर्म में, बिल्कुल फुल गुस्से में, और गोटो ryuji की फिर फट जाती है। उसको इतनी पावरफुल एनर्जी फील होती है जो जिन्वू के सामने उसको हुई थी। और कुछ तो भी वो बीस्ट काफी खतरनाक उस पर अटैक करता है जिससे उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है, लेकिन उसका क्या हसन हुआ ये नहीं बताया जाता। फिर सीधा हम अपनी कोरियन टीम की हालत देखते हैं जो कि काफी क्रिटिकल हालत में है। वहां पे कई सारी एंट्स आ चुकी हैं, तो बेचारे जैसे तैसे उनसे लड़ रहे हैं, बच रहे हैं। पर ऑफ कोर्स वहां पे एंट्स की सेना उन पे भारी पड़ रही होती है। पर तभी वहां पर जिन्वू की शैडो उनकी हेल्प करने के लिए बाहर आती है एंड वो थोड़ी बहुत हेल्प करना चालू करती है। और ये शैडो जैसे कि हमने पहले देखी थी, जिन्वू ने इनके पीछे लगा दी थी एंड वहीं पे अब ये निकल के आ गई है। एंड अब तुम्हें पता है जिन्वू की एबिलिटी क्या थी नई वाली, शैडो से जगह एक्सचेंज कर सकता है। तो वो यही करता है, बोलता है एक्सचेंज, एंड सीधा वो उन लोगों के पास उस आइलैंड में पहुंच जाता है। और जिन्वू वहां पहुंचते ही साथ अपनी पूरी की पूरी शैडो सेना निकाल लेता है एंड सटासट वो लोग काटा पीटी चालू करते हैं। जिन्वू यहाँ पे कटाई में यूज कर रहा है जो उसने मोनार्क के डैगर्स लिए थे ना पिछली लड़ाई में, वो यूज कर रहा है। एंड साथ में मिलकर ऑफ कोर्स वो लोग मस्त पेलते हैं। एंड जैसे ही वो एंट्स को मारता है तुरंत बोलता है अराइज, एंड एंट की शैडोज को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। मतलब भाई इस चीज में कभी देरी नहीं करता। और फिर एंट्स ही एंट्स को मारने लगती है। ये देख के थोड़े नॉर्मल लोग चकरा जाते हैं क्या हो रहा है, पर अपन को पता है। फिर जिन्वू अपनी बाकी टीम के पास आता है कि क्या हो गया, बेचारे क्रिटिकल हालत में है, तो उनको पोशंस पिला देता है। बोलता है कि अभी सवाल जवाब बिल्कुल मत करना, चुपचाप जो दे रहा हूँ पी लो। तो जिन्वू पिलाता है एंड उस पोशन की वजह से वो लोग काफी हद तक सही हो जाते हैं। बस यहाँ पे एक बंदी सही नहीं हुई है, उसका नाम है चा हाई इन। उस पे ये पोशन असर नहीं किया क्योंकि वो काफी बुरी हालत में, बिल्कुल भर पेला ही दे दिया था उसने, बीस्ट ने उस पे बिल्कुल। एंड जिन्वू फिर उन लोगों से बोलता है कि अभी एंड्स का मेला अभी शांत हुआ है, अभी तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मौका है। और इतना ही में वो बीस्ट जिन्वू के सामने आ जाता है, जिन्वू के पास, बोलता है कि बाहर तो कोई किंग विंग नहीं था, ऐसा ही कोई लड़ाऊ सा बंदा था। बेकियोनु एंड बाकी लोग समझ जाते हैं कि अगर बाहर से वापस आ गया है बीस्ट अंदर, मतलब बाहर वाला बंदा पेल दिया गया है, गोटो ryuji के गोटे निकल गए। और फिर वो बीस्ट जिन्वू से पूछता है कि क्या तुम हो किंग। जिन्वू बोलता है वाह कीड़ा बोल रहा है। फिर वो जिन्वू एंड वो एंट आमने सामने आते हैं, काफी खतरनाक लगते हैं। पता नहीं क्या करेंगे ये लोग। गर्मी देख रहे हो भाई, पूरा पसीना पसीना हो चुका है। कोई बात नहीं, वीडियो बननी चाहिए। हाँ वैसे पेपर बढ़िया जा रहे हैं, बहुत अच्छे जा रहे हैं वैसे। नाउ अब यहाँ पे नॉर्मल जनता को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि मिन बेओंग्यू नहीं रहा। एंड यहाँ पे ये थोड़ी ज्यादा सैड डेथ थी क्योंकि उसके सपने थे भाई, मिशन भी नहीं करना चाहता था। जैसे तैसे बेकियोनु उसको लेके आया, उसके बाद उसका प्लान था टीचर बनेगा, लोगों की सेवा करेगा, ये वो, लेकिन भाई का एंड अच्छा नहीं हुआ। इसके बाद हम फिर वही जिन्वू और बीस्ट एंड के सीन पे आते हैं जो कि आमने सामने खड़े हैं। एंड वो बीस्ट एंड गुस्से में आके जिन्वू में भर ताकत से एक पंच देती है एंड जिन्वू कुछ नहीं करता, डॉज वॉच कुछ नहीं। सब शौक हो जाते देख के जिन्वू कर क्या रहा है। एंड फिर हम देखते हैं जिन्वू ने पूरा का पूरा अटैक सह लिया है बिना डॉज किए एंड उसको उसके भर ताकत अटैक से भी कुछ नहीं हुआ, एक स्क्रैच सा पड़ा है थोड़ा सा बस। और यही पंच जब दूसरों में पड़ा था तो भाई साहब मरने की कगार पे आ गए, एस रैंक हंटर है वो भी हो। एंड इसके बाद अब जिन्वू की बारी आती है, तो जिन्वू अपना पंच निकालता है, डोमिनेटर स्किल यूज करता है और एक पंच देता है मस्त ताकत से, जिससे कि वो बीस्ट उड़ता उड़ता जाता है, दीवार में घुस जाता है, बट साला फिर आ जाता है उड़ते उड़ते पंख से। एंड फिर दोनों में गुत्थम गुताई मुक्कम मुक्की चालू होती है। एंड यहाँ पे दोनों इतनी पावर से लड़ रहे होते हैं, इतनी मतलब एनर्जी निकल रही होती है उनमें से। जो बंदा कैमरा लेके खड़ा है उस चीज को लाइव दिखा रहा है, वो पीछे खिसक रहा है अपने आप, इतना घातक लड़ाई चल रही है यहाँ पे। और हाथापाई करते करते अचानक से वो बीस्ट वाला एंट अपनी जीभ निकाल के जिन्वू को उससे स्क्रैच कर देता है गाल पे। और यस, उस जीभ में पॉइजन था एंड वो पॉइजन जिन्वू पे हम थोड़ा सा असर करते हुए देखते हैं। तो फिर वो बीस्ट एंट बोलता है कि अब कैसे बचोगे। तुरंत जिन्वू खड़े होके एक और पंच देता है सट्ट से उसमें। फिर उसके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है कि योर पॉइजन इज न्यूट्रलाइज्ड, क्योंकि जिन्वू के पास हमारे भैया पॉइजन रेजिस्टेंस है, ये चीज बेकार है उसके सामने। नाउ अब वो बीस्ट एक दूसरी जगह पे जाके थोड़ा सा दिमाग लगाता है कि क्या किया जाए। नहीं पॉइजन थे तो हम इसको मार नहीं पा रहे, इस ह्यूमन को स्ट्रेंथ के दम पे हरा नहीं पाएंगे, तो करें क्या। तो फिर वो फैसला करता है कि वो बीस्ट एंट अब पूरा अपना फोकस एजिलिटी पे करेगा, स्पीड पे करेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ से काम नहीं बन रही। स्पीड से सटासट अटैक करके काम चलाएगा, हराएगा जिन्वू को। तो अपना पहला अटैक फुल स्पीड में करने के लिए आता है, जितना वो कर सकता है पूरा करता है बेचारा। जिन्वू बेचारा भाई वो ऐसा आ रहा है, जिन्वू सट्ट से उसके पीछे आ जाता है और पीछे से उसमें दे देता है। भाई बेइज्जती सी चल रही बेचारी एंट की। एंड फिर दोनों में सटासट मारा पार्टी पटापट चालू हो जाती है। एंड इस सटासट की वजह से उस बीस्ट एंट के एक्सोस्केलेटन का हाल तुम देख सकते हो, चूर चूर होने वाला है। एंड फिर जिन्वू अपनी क्रिटिकल हिट स्किल का यूज करता है एंड जैसे ही कर रहा होता है उसकी ये क्रिटिकल हिट जो स्किल है वो अपग्रेड हो जाती है एंड अपने मैक्स लेवल पे आ जाती है, जिससे कि उस स्किल का
का नाम भी चेंज हो जाता है, उसका नाम हो जाता है क्रिटिकल चेन। उसका यूज करके जिन्वू जो कटाकट भाई काटता है ना सटासट, मजा आ जाता है देख के। इसी में उस एंट बीस्ट का एक हाथ कट जाता है। फिर वो बीस्ट एंट बोलता है कि यार ऐसा कुछ है ही नहीं क्या कि मैं इस ह्यूमन को उसमें सरपास कर सकूं, ना स्ट्रेंथ से हो रहा है ना पॉइजन से हो रहा है, स्पीड से भी नहीं हो रहा, करूं क्या। इसलिए वो कई सारी एंट्स को बुला लेता है, अपनी सेना जो उसकी बच्ची कुची थी पूरी सेना को जिन्वू के ऊपर बोलता है अटैक करो। एंड इसी को देख के जिन्वू भाई अपनी शैडो आर्मी निकाल लेता है, पूरी विशाल सेना खड़ी कर देता है और अपनी शैडो आर्मी के जनरल्स वगैरह टस्क लोग क्या भाई उन एंट्स की बैंड्स बजा देते हैं ढंग से। और बेचारा बीस्ट एंट की अब और सटक चुकी है कि अब तो भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कर लिया उसने, कुछ नहीं हो रहा जिन्वू का। फिर वो फैसला करता है, उसको समझ आ जाता है कि अब अगर उसको जिंदा रहना है तो जान बचा के भागना होगा, नहीं तो जिन्वू नहीं छोड़ रहा वो उसको जिंदा। तो फिर वो बीस्ट एंट मिन ब्योंग-डू की हीलिंग एबिलिटी यूज करके अपना आप को हील करता है और तुरंत भागने की कोशिश करता है तेजी से। जिन्वू कहता है कि ये मैंने पहली बार देखा कि किसी दूसरे हंटर की स्किल यूज कर रहा है कोई और हंटर, मतलब कोई और जानवर है तो वैसे। पर जैसे ही वो उड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जिन्वू अपनी डोमिनेटर टच स्किल एबिलिटी का यूज करके उसको भाई साहब हवा में पकड़ के नीचे जमीन में पटक देता है और क्रिटिकल चेन स्किल से फिर और सटासट अटैक करता है, जिससे फाइनली उस बीस्ट एंड का खात्मा होता है एंड जिन्वू का लेवल अप होता है। एंड यहाँ पे जो बीस्ट एंड था वो थोड़ी सी अपनी इंटेलिजेंस टाइप की दिखा रहा, मतलब डीप टाइप का थोड़ा बंदा था, बातें भी कर रहा है कैसे हारा हूँ कैसे ना हारा हूँ, मतलब एज अ कैरेक्टर थोड़ा सही था ये बीस्ट एंट वाला, लेकिन बेचारे को पेल दिया गया। पर इस सब में काफी टाइम लग जाता है एंड चा हाई इन जो कि डली हुई है उसकी हालत भी काफी खराब हो जाती है। जिन्वू बोलता है काफी टाइम वेस्ट हो गया और अब यहाँ पे जिन्वू समझता है कि हीलर तो अब यहाँ पे मिलेगा नहीं जो कि चा हाई इन को ठीक कर दे, और उसको ले जाने में तो काफी देरी हो जाएगी और शैडो एक्सचेंज वाली स्किल यूज भी नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो पहले यूज कर चुका है, उसको 3 घंटे का टाइम और लगेगा रिचार्ज होने में। फिर वो एक खतरनाक सा फैसला करता है, अपनी शैडोज को बुला के बोलता है मिन ब्योंग-डू की बची कुची बॉडी लेके आओ। एंड वो शैडोज उसकी मिन ब्योंग-डू की बॉडी को ढूंढ के ले भी आते हैं, जिसमें कि उसकी बॉडी थोड़ी सी बची है, ऊपर का सिर वेर तो वही बीस्ट एंड खा गया था और पावर भी एब्जॉर्ब कर ली थी। बेक्योन्यू को थोड़ा आइडिया लग चुका होता है कि जिन्वू क्या करने की कोशिश कर रहा है एंड मिन ब्योंग-डू की बॉडी के सामने जिन्वू बोलता है अराइज, मतलब वो उसकी शैडो बनाना चाह रहा है, एक ह्यूमन की शैडो। पर पहली बार ये चीज फेल हो जाती है, शैडो समनिंग हैज बीन फेल्ड। एंड दूसरी बार भी वो ट्राई करता है लेकिन फिर से फेल हो जाता है। तो जिन्वू समझता है कि ये जो वो कर रहा है वो थोड़ा सा ईविल काम है, इसलिए शायद ना हो रहा हो। पर फिर वो ये भी जानता है कि किसी गलत मकसद से नहीं कर रहा है, किसी को बचाने के लिए ही कर रहा है जो बचाया जा सकता है। फिर वो तीसरी बार ट्राई करता है तो सक्सेसफुल हो जाता है। बेक्योन्यू पीछे से आता है कि जिन्वू तुम एक क्या कर रहे हो, एंड उनके सामने फिर खड़ा होता है मिन ब्योंग-डू का शैडो वाला वर्जन। पहली बार एक इंसान की शैडो बनती देखी हमने। एंड बाकी चोई चोई और मा डोंग-गुक भी देख के शौक हो जाते हैं कि जिन्वू की असली पावर ये है, मरे हुए को जिंदा करना। एंड मिन ब्योंग-डू की शैडो से बोलना भी नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या करना है, वो सीधे से जाके चा हाई इन को हील करने लग जाता है। एंड ये देख के बेक्योन्यू थोड़ा सा इमोशनल होता है कि मतलब कितना अच्छा बंदा था ये। जिन्वू भी इस चीज की सराहना करता है कि जब ये जिंदा रहा होगा तो कितना अच्छा रहा होगा। पर बेक्योन्यू ये भी समझता है कि जो वो चीज है जो मिन ब्योंग-डू की शैडो वाला वर्जन है वो मिन ब्योंग-डू बिल्कुल भी नहीं है, वो कुछ अलग ही चीज है। और ये कारीगरम ये खतरनाक चीज करने से पहले उस कैमरा वाले बंदे से जिन्वू बोल देता है कि कैमरा बंद कर लो, अभी मैं जो करने वाला हूँ वो तुम नहीं दिखा सकते दुनिया को, दैट्स वाई। नहीं तो फिर उल्टी सीधी बातें उठ जाएंगी। जिन्वू के ऊपर मरे को जिंदा कर देता है, बावा है ये तो। और ये पावर देख के चोई जोंग इन चोई चोई जी जो है वो समझ जाते हैं कि कितनी स्कैरी पावर है ये। एंड फिर बेक्योन्यू जिन्वू से रिक्वेस्ट करता है कि जब मिन ब्योंग-डू जिंदा था तो वो फाइटिंग को पसंद नहीं करता था, हेट करता था वो फाइटिंग से, तो मजबूरी में ही लड़ता था कभी कभार जब लड़ना ही पड़े। इसलिए वो जिन्वू से रिक्वेस्ट करता है कि उसे दोबारा मत लड़वाओ। एंड जिन्वू इस बार उसकी बात मान लेता है। पिछली बार जब जिन्वू के कंधे पे उसने हाथ रखा था तो जिन्वू ने मना कर दिया था क्योंकि वो ऑर्डर दे रहा था जिन्वू को, जो पसंद नहीं आया था जिन्वू को। पर इस बार जिन्वू मान लेता है एंड उस मिन ब्योंग-डू की शैडो के पास जाके उसके ऊपर हाथ रख के वो बोलता है कैंसल समन। एंड फिर मिन ब्योंग-डू की शैडो रिलीज हो जाती है एंड यस बेक्योन्यू भी खुश होता है एंड जिन्वू भी खुशी है। एंड इस सब के बाद फिर वो लोग वापस अपने घर आते हैं, मतलब कोरिया आते हैं। एंड इसके बाद की स्टोरी हम कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। काफी मजा आया इस वाले एपिसोड में, तो भाई वन ऑफ द बेस्ट लगा मेरे को ये। और पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करो, नहीं किया हो तो शेयर करो। सीरीज मजा आ रहा है कि मुझे भी, सबको भी आएगा, और फिर भी पता नहीं व्यूज क्यों नहीं आ रहे इस सीरीज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।